हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ओरिएंटेड फॉर टीचर पर स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में रोमांटिक एज के बारे में कंप्लीट स्टडी कर ली थी। और रोमांटिक एज के बाद जो एज आती है जिसको हम विक्टोरियन एज के नाम से जानते हैं, तो आज की वीडियो में हम विक्टोरियन एज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड जो भी लोग टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विक्टोरियन एज को पढ़ते हैं हम। विक्टोरियन एज जिसको हम एज ऑफ टेंशन भी कहते हैं, और इसकी जो ड्यूरेशन है वो है 1837 टू 1901। अब सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये जो एज है विक्टोरियन एज, इसको क्यों विक्टोरियन एज नाम दिया गया एंड जो ये ड्यूरेशन आई 1837 टू 1901 ये क्यों आई। तो जो क्वीन विक्टोरिया थी, क्वीन विक्टोरिया का जो रेन था यानी जो शासन था वो 1837 टू 1901 तक रहा है। तो इन्हीं के नाम पे यानी जो क्वीन विक्टोरिया रही हैं, इन्हीं के नाम पर इस एज का नाम दिया गया विक्टोरियन एज। और इनकी जब डेथ हुई 1901 में, तो इन्हीं के डेथ के साथ इस एज का एंड हुआ। लेकिन फ्रेंड्स, किसी किसी बुक में हमें 1832 जो है विक्टोरियन एज की शुरुआत मानी जाती है। तो ऐसा क्यों है? जब इस एज का नाम क्वीन विक्टोरिया के नाम पे पड़ा, तो जो उनका समय रहा है यानी उनके रेन का शासन का समय रहा है वो था 1837 टू 1901। तो फिर 1832 को विक्टोरियन एज की स्टार्टिंग क्यों कही जाती है? तो फ्रेंड्स, 1832 में एक एक्ट पास हुआ था और उस एक्ट का नाम था द रिफॉर्म एक्ट। तो इस एक्ट के पास होने के बाद यानी जब ये एक्ट 1832 में पास हुआ, तो उससे क्या चेंजेस हुए? जो मोरली एंड पॉलिटिकली डेवलपमेंट था वो हुआ। तो इसलिए कुछ लोग इसको जो है यानी विक्टोरियन एज की जो शुरुआत है वो 1832 से ही मानते हैं, क्योंकि इस एक्ट के बाद मोरली एंड पॉलिटिकली डेवलपमेंट हुआ था। तो इसलिए इसकी जो शुरुआत है वो 1832 भी किसी किसी बुक में मानी जाती है। तो इसलिए ये दोनों ही सही हैं। अगर हमें एग्ज़ाम में 1837 एंड 1832 दोनों ही लिखा मिल जाए तो हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे 1837 को। जनरली दोनों साथ लिखा नहीं मिलेगा, बट अगर लिखा मिल भी जाता है तो हम 1837 को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि 1832 में सिर्फ मोरली एंड पॉलिटिकली डेवलपमेंट हुआ एंड जो इसकी एक्चुअल स्टार्टिंग है वो है 1837। और जब क्वीन विक्टोरिया का रेन स्टार्ट हुआ उसी के टाइम से विक्टोरियन एज की शुरुआत हुई थी। एंड ये जो 1832 का द रिफॉर्म एक्ट था, इसके तहत पॉलिटिकल डेवलपमेंट किस चीज़ में हुआ? तो जो राइट टू वोट था
उसका डेवलपमेंट हुआ, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के तहत राइट टू वोट का डेवलपमेंट हुआ। अब इस एज में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, तो इसको एज ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी भी कहा गया। एज ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। यानी कि शांति और संपन्नता का एज, एज ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। इसके साथ इस एज को कहा गया एज ऑफ डिलेमा। एज ऑफ डिलेमा। डिलेमा का मतलब हुआ कंफ्यूजन, यानी एज ऑफ कंफ्यूजन। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि अगर इसे एज ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी कहा जाता है तो क्यों इसे एज ऑफ डिलेमा यानी कंफ्यूजन का एज क्यों कहा जाता है। तो इस एज में साइंस का रैपिड डेवलपमेंट हुआ और बहुत सारी डिस्कवरीज की गई, इन्वेंशन बहुत सारे हुए, तो इस वजह से इस एज को एज ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी कहा गया। उसी के साथ जब साइंस का रैपिड डेवलपमेंट हुआ तो जो रिलीजियस चीज़ें थी उनके प्रति संदेह होने लगा। यानी जब साइंस का विकास हुआ तो जो धार्मिक चीज़ें थी, धर्म के प्रति लोगों का लगाव कम हुआ, लोग साइंस को ज़्यादा मानने लगे और धर्म की तरफ उनका झुकाव कम हुआ, धर्म के प्रति संदेह उत्पन्न होने लगा। तो इसीलिए इस एज को एक तरफ एज ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी कहा जाता है तो वहीं दूसरी तरफ एज ऑफ डिलेमा भी कहा जाता है, यानी कन्फ्यूज़न, एज ऑफ कन्फ्यूज़न, दुविधा का एज। तो जो हमारा अगला फैक्ट बनेगा वो है एज ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। यानी ये जो एज था विक्टोरियन एज, ये साइंटिफिक डिस्कवरीज का एज था, इन्वेंशंस का एज था। इस एज में लोगों का साइंस के प्रति जो झुकाव था वो ज़्यादा था, साइंस का रैपिड डेवलपमेंट हुआ और बहुत सारी डिस्कवरीज हुई इस पर्टिकुलर एज में। और जो धर्म था, जब साइंस हावी हो जाता है तो धर्म कमज़ोर होने लगता है, यानी लोगों का झुकाव जब साइंस की तरफ ज़्यादा हो जाता है तो धर्म के प्रति आस्था कम हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, जब साइंस हावी हो गया तो उसी टाइम पे एक और यहाँ पे बात हुई, यानी इस एज में जो पॉपुलेशन थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ी, बहुत रैपिडली इंक्रीज़ हुई, जिससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मात्रा में बेरोज़गारी आई। जब जनसंख्या बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होती है तो बेरोज़गारी भी रैपिडली बढ़ने की समस्या रहती है। यानी जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई जिससे बड़ी मात्रा में बेरोज़गारी आई और जो स्लम्स एरियाज़ थे वो काफ़ी मात्रा में बढ़े, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिली। और जो रिज़ल्ट इन सभी चीज़ों का आया, यानी बेरोज़गारी का बढ़ना, पॉपुलेशन का बढ़ना, स्लम एरियाज़ का बढ़ना एंड गरीबी का बढ़ना, इन सभी का जो रिज़ल्ट आया वो समाज को निराशा देने लायक, यानी समाज के लोगों में इन सभी चीज़ों के कारण बड़ी मात्रा में निराशा आई, जिससे इस एज को
एज ऑफ पेसिमिज्म भी कहते हैं। यानी निराशावाद का एज, यानी इन सभी रीज़न की वजह से जो स्केप्टिसिज्म था, संदेहवाद था, स्केप्टिसिज्म का उदय हुआ, यानी संदेहवाद का जन्म हुआ, और इस पर्टिकुलर एज को एज ऑफ पेसिमिज्म भी कहा गया। क्यों कहा गया? तो इस एज में जो पॉपुलेशन थी वो रैपिडली इंक्रीज हुई, जिससे जो अनएम्प्लॉयमेंट थी यानी बेरोज़गारी थी उसको बढ़ावा मिला, और स्लम एरियाज़ बढ़ गए, साथ ही साथ लोग गरीब होने लगे, यानी पॉवर्टी बढ़ी। तो इन सभी का जो रिज़ल्ट आया वो समाज में निराशा उत्पन्न करने वाला था। इसी वजह से इस एज को एज ऑफ पेसिमिज्म कहा गया। लोगों में जो स्केप्टिसिज्म था, यानी जो संदेहवाद था, उसका जन्म हुआ, और इस एज को एज ऑफ पेसिमिज्म कहा गया। इसके साथ ही साथ और क्या इम्पॉर्टेंट इवेंट हुई इस एज में, क्या करेक्टरिस्टिक रही है? तो स्टीप डिक्लाइन मोरालिटी, यानी कि जो रोमांटिक एज की मोरालिटी थी, इसके पहले जो एज था रोमांटिक एज, उस टाइम की जो मोरालिटी थी उसको डिक्लाइन किया गया। स्टीप डिक्लाइन मोरालिटी। जो रोमांटिक एज की मोरालिटी थी उनका स्टीप डिक्लाइन हुआ इस एज में। एंड जब साइंस का डेवलपमेंट हुआ एंड धर्म में या धर्म के प्रति जो लोगों का झुकाव था वो कम हुआ, साइंस के प्रति ज़्यादा हुआ, तो इससे क्या हुआ, जो उस टाइम के चर्चेस थे यानी चर्च थे, उन सभी के जो रूल रेगुलेशंस थे वो अपने रूल्स के अनुसार चल रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जब साइंस का डेवलपमेंट हुआ, लोगों में धर्म के प्रति संदेह उत्पन्न होने लगा, और ये जो रूल्स चल रहे थे चर्च के, उनके प्रति लोगों में क्वेश्चनिंग होने लगी। यानी कि जो चर्च के रूल्स थे, जो धार्मिक रूल्स थे, उनके प्रति क्वेश्चनिंग होने लगी, लोग उनसे सवाल करने लगे। इससे पहले जो भी रूल चल रहे थे वो धर्म के हिसाब से चल रहे थे, लेकिन जब यहाँ धर्म के प्रति लोगों का जो है झुकाव कम हुआ, साइंस के प्रति ज़्यादा हुआ, तो उस रूल्स के प्रति, जो चर्च में अभी तक रूल्स चल रहे थे, उनके प्रति लोगों में संदेह होने लगा और वो क्वेश्चन करना शुरू कर दिए। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनेगा क्वेश्चनिंग टू द रूल्स ऑफ चर्च। क्वेश्चनिंग टू द रूल्स, यानी कि जो रूल्स थे उनके प्रति क्वेश्चन शुरू होने लगे इस साइंस के डेवलपमेंट के बाद से। क्लियर फ्रेंड्स? इसके साथ ही साथ क्या हुआ, फोकस ऑन मैसेज, फोकस ऑन मैसेज। अब ये फोकस ऑन मैसेज क्या है? तो जो रोमांटिक एज की रचनाएं थी वो रूरल लाइफ बेस्ड थी, यानी वो पूरी तरीके से रूरल लाइफ पर हावी थी, रूरल लाइफ के आइडियोलॉजी पर आधारित थी। लेकिन इस एज में क्या हुआ, रूरल लाइफ से हट के अर्बन लाइफ पर हावी हुई। जो विक्टोरियन एज की पोएट्री रही है वो कैसी रही,
विक्टोरियन पोएट्री। रियलिस्टिक इन नेचर, लेस आइडियोलॉजी। जो विक्टोरियन एज की पोएट्री रही है ये रियलिस्टिक नेचर की रही है, आइडियोलॉजी यानी आइडियलाइज्ड नहीं रही हैं, लेस आइडियलाइज्ड रही हैं। इससे पहले जो रोमांटिक एज था वो उस एज में जो लिटरेरी आउटपुट आए वो आइडियोलॉजी बेस्ड थे यानी आइडियलाइज्ड थे। और वो कैसी आइडियलाइज थी यानी किन आइडियलाइजेशन पर आधारित थे, तो वो आइडियलाइजेशन ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन एंड रूरल लाइफ बेस्ड थे। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रियलिस्टिक पोएट्री आई एंड अर्बन लाइफ पे आधारित रही है। आई होप यहाँ तक सारी बातें क्लियर हुई होगी। अब हम जान लेते हैं इस पर्टिकुलर एज के जो प्रोमिनेंट फिगर्स रहे हैं यानी प्रोमिनेंट ऑथर्स रहे हैं उनको हम जान लेते हैं। तो वो कौन कौन से रहे हैं। सबसे पहले आता है नाम रॉबर्ट ब्राउनिंग का। रॉबर्ट ब्राउनिंग इनके साथ आता है अर्नोल्ड एंड चार्ल्स डिकेंस। ये पीजीटी सिलेबस में भी हैं चार्ल्स डिकेंस। इनके साथ रहे हैं WM ठाकरे और थॉमस हार्डी। इसके अलावा रहे हैं DG रॉसेटी। एंड इसके साथ जो टेनिसन रहे हैं वो तो प्रोमिनेंट ऑथर रहे ही हैं इस एज के, इसीलिए इस एज का नाम एज ऑफ टेनिसन भी पड़ा। इसी के साथ हमने विक्टोरियन एज को कम्प्लीटली लर्न कर लिया। आई होप आप सभी को विक्टोरियन एज कंफर्म हुआ होगा। जो भी चीज़ें हमने पढ़ी वो सभी समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडर्न एज और मॉडर्न एज के बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम किसी नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी साथ ही साथ करते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए।